हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का परीक्षालय में स्वागत है। आज फिर से लेके आ गए हैं पॉलिटी का एक सेशन। इसमें मौलिक अधिकार को हम पूरा एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सब लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब जगह शेयर कर दीजिए इसको, कारण कि वीडियो थोड़ा आने में लेट हो रहा था। तो अभी फिर रेगुलर वीडियो आएगा, तो प्लीज़ सब जगह फैला दीजिए ताकि सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, सबके पास पहुँच जाइए। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम लोग सेशन। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत उन्मूलन से अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्य को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्टि है? तो ये समता का अधिकार है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा को उन्नति करके और जन जागरण के द्वारा। तो 1, 2, 3 सही है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अब कथन कारण है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, और कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों में पर विचार कीजिए और कूट में दिए गए। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिसके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार है: प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है, और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो कौन? 14, 16, 15, 19। देखिए, तो दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों जो 14, 15, 16
समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि 14 सभी के लिए उपबंध है। तो इसमें कंट्राडिक्शन था, तो आंसर इसका। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, तो ये 19 से 22। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है प्रेस की स्वतंत्रता? तो ये भी 19 में है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के 1 के क, अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो ये अनुच्छेद 19। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। इसमें अनुच्छेद 19 के 1 के ए। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में ए में अभिव्यक्ति के व्यापक से निहित है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये संविधान अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत। नवीन जिंदल बना भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 1 के ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना ये आता है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना, ये भी। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, तो नहीं आता है, तो आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के 1 के ख में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19 के 3 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्ता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो ये अवांछनीय आलोचना पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 2 के तहत नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 21 में। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयी कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में साम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इनमें से तीनों को चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ बाद में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का भाग है। यद्यपि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना को अनुच्छेद 39 के आलोक में अनुच्छेद 14 से एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन के उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। अतः इस प्रश्न का उत्तर डी। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये एकांतता का अधिकार है। एकांतता का अधिकार। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टता मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य बाद 1975 तथा मलिक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र
अबाध संरक्षण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार मामले में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपयुक्त 4 आधारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है, जिनमें से प्रमुख ये है। तो अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांतता, कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता का अधिकार और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये सब को भी उसमें ऐड किए हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। उपयुक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो यह अनुच्छेद 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति के से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए उसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो ये मृत्युदंड। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया है। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में ही समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विरोध के
कारण आपातकाल घोषणा हुआ है, तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के अनुसार अनुच्छेद 19 वाक एवं स्वतंत्र विषयक अनुच्छेद अधिकारों का भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों से निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो ये उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बाद में यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकलता है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें है? मूल अधिकार में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक के आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। सभी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्व संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये शिक्षा का अधिकार है। कथन कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और सही स्पष्ट करता है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो मुझे तो लगता है 1 और 4 सही होगा, बंधुआ मजदूरी और कारखाना में। बाकी अस्पृश्यता का उन्मूलन ये तो समता का अधिकार में आता है, और अल्पसंख्यक वाला भी ये दोनों अलग में आता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर।
भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव में दुर्व्यवहार और बालात श्रम पर प्रतिषेध किया है, जबकि 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया। इसलिए कथन 1 और 4 सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठन में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या है? तो पूर्ण निषेध है ये, पूर्णतः। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध एब्सोल्यूशन प्रोहिबिशन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठन में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध संबद्ध है? तो कौन? अनुच्छेद 24। ICCPR के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा बालक अधिकार को सुरक्षित करता है। तो अनुच्छेद 24। ICCPR यानी इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार संरक्षण किया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई अगर किसी अपराध के लिए उसको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगा और किसी को खुद के ही विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं बोला जाएगा। किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 20 के 3 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 20। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के
विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? डायरेक्ट इसका देख लें सॉल्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 22 के 2 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कि गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के साथ में मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22 के 7 में यह प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सके। अन्य प्रगत सुमेलित है। चल सुमेलित है तो देख ही लेते हैं सी के बारे। 22 के 1 में है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है, यानी कि जब हमारा गिरफ्तारी होता है तो हम अपने पसंद के एडवोकेट या अपने पसंद के वकील को रख सकते हैं। 22 के 4 में निवारक निरोध पर का उपबंध करने वाला कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा, यानी 3 महीने से ज़्यादा आपको नहीं रख सकते हैं। और 22 के 1 में है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रख सकता, यानी गिरफ्तारी से पहले उसको अवगत किया जाएगा कि किस कारण से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 माह के लिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के 4 के अनुसार यह निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 माह तक। भारत में निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22 के 4 के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22 के 7 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। बोला है कौन सा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सही है। तो जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम हैं, तो ये 2 सही है। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा इसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा यह 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार यथा परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंधी विवाह
पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि इसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में न हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो, बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहु हत्या दोषी या आतंकरोधी गैर कानूनी गतिविधियों निवारक अधिनियम के तहत सजा याफ्त कैदी को भी पैरोल पात्र नहीं होता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है, क्योंकि कारागार और उसमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के अपने नियम बनाए गए हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं तथा पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यह धर्म प्रचार करने का अधिकार सही है। सिखों को कृपाण रखने एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्य को समाज सुधार विधि निर्णय का अधिकार और धार्मिक निकायों में लोगों को धार्मिक परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ 1, 2, 3 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधार विधि निर्णय का अधिकार तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बन गया है? तो ये अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो ये पारसियों को। अनुच्छेद 25 के 2 के ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन? बौद्ध, जैन और सिख। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किससे अधीन नहीं है? तो ये मानववाद से। अनुच्छेद 25 के 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रखते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, अतः इसे मानववाद सम्मिलित नहीं है। मिलाना है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? अच्छा, क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, सदाचार और धर्मनिरपेक्षता। अनुच्छेद 26। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम पर प्रतिबंध सही है। 24 में कारखाना में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध शोध, ये भी सही है। और 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध एवं स्वतंत्रता, ये भी सही है। 29 में है शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये 29 में नहीं है, ये 30 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार
और बालाश्रम के प्रतिबंध से, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से, और 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है जिसे 300 के ए में रखा गया है। कौन सुमेलित नहीं है? तो मानव के दुर्व्यापार अनुच्छेद 23 बालाश्रम सही है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा 29 सही है, संवैधानिक उपचार 32 सही है, और शिक्षा 31 में ये नहीं है। शिक्षा संस्थानों के ये तो 30 में अभी ऊपर देखे हैं, ये 30 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 अभी ऊपर देखे थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा व्यवस्थाओं संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो यह अनुच्छेद 30। कथन कारण है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो दोनों सही है, परंतु जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करते। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें के तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को।
निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? तो ये उच्चतम न्यायालय को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति का एक सदस्य थे, तो ये सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज का संस्तुति की गई, तो ये भी सही है। और संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, नहीं, न्यायपालिका है ना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है, न कि राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? तो 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रदान करता है। निम्नलिखित में से एक अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, तो संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 को बोले हैं संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ एवं संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, तो ये सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है, तो ये भी सही है। सही है, दोनों सही व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, विशेष अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस एक उल्लेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकार का आदेश दिया जाता है और बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्चतम न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को शारीरिक उपस्थिति करने की मांग
यह उस मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि इसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाए। चूँकि 44वां संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति के अभिव्यक्ति स्वतंत्र की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रीट हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय इसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये हैबियस कॉर्पस। सुमेलित कीजिए, तो एक जगह है भी नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। इन सब का अर्थ है ये। कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये सुमेलित नहीं है। बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण तो टू हैव द बॉडी ऑफ, और परमादेश वी कमांड, और अधिकार परीक्षा वाई व्हाट अथॉरिटी, वाई व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त होता है, न कि प्रतिषेध रिट के लिए। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम कहा जाता है, इन सब को नहीं। उत्प्रेषण रिट को उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह से पोस्टमार्टम की है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे इस पद पर कार्य करने से रोकता है। इस रीट को भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है, अतः उपयुक्त उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने डी को सही उत्तर माना था। एक ऐसे याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को कहा जाता है मैंडमस। क्या कहा जाता है? मैंडमस। मैंडमस मीन्स परमादेश। मैंडमस परमादेश का आशय यह है कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका या रीट द्वारा कार्यपालिका को उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व में निर्वहन हेतु करना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाने के लिए एक जगह तो है नहीं सब। अनुच्छेद 16 के 2 में है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थल, निवास या उनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 16 के 2 के तहत। 29 के 2 में है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 29 के 2 में है। 30 के 1 में है कि सभी अल्पसंख्यकों को
चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो या अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होता है। ये 30(1) में है। और 31(1) में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो अस्पृश्यता का अंत 17 में है। अभी इतना देर से पढ़े थे। 23 में ये नहीं है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण 23 में नहीं है, जबकि धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण 29 में है। तो बाकी सब सही है। 23 में बालाश्रम है। मौलिक अधिकार है अस्पृश्यता का 17, निवारण 22 में है, धर्म की स्वतंत्रता 25, 29 में है अल्पसंख्यकों का हितों का। मिलान करना है। देखिए 29 में है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। 21 के क में शिक्षा और 18 में है उपाधियों का अंत और 26 में जो बच गया है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। डायरेक्ट यहीं देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तब 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। यह केशवानंद भारती केस में फाइनल हुआ था, लेकिन इसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन। मूल ढांचे का सिद्धांत कब है? मिनर्वा मिल केस में। इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निरोध संविधान का अनुच्छेद 23 में है। किस विवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान किया? तो यह केशवानंद भारती वाद। लेकिन निगेटिव संशोधन हम नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदनुसार वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूँकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, अतः विकल्प ए को अभीष्ट उत्तर के रूप में चिन्हित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है, और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकता है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा इसका अनुमोदन मिनर्वा मिल 1980 के बाद में किया गया। निम्नलिखित में से किस बाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कालानुक्रम तो इसको डायरेक्ट वहीं देख लेते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में हुआ था।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ राज्य 1980 में हुआ था। भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह एक विधिक अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार था, बाद में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद के अध्याय 4 संपत्ति अधिकार रूप में अंतः स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 के क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नई NCERT के उद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार भी इसको बोल सकते हैं और कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं। कथन और कारण है तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, अभी देखें ऊपर। और संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, ये भी सही है। दोनों बात सही है, अभी ऊपर में ही हम लोग देखे थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक कैसी है? तो एक वैधानिक अधिकार है। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? तो 301 में संपत्ति के अधिकार नहीं, 300 के ए में है। संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये सही है। भारत संविधान में अनुच्छेद 300 के क को इस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के से अंतः स्थापित किया गया था, तो ये गलत। सिर्फ 2 सही। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। अतः कथन एक गलत है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया। अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार एक ही है जो सिर्फ सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो ये संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो कि 20/6/2079 को प्रभावी हुआ द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन के प्रधानमंत्री थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। किस संशोधन संपत्ति का अधिकार? 44वां। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों को संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो वह 44वां था। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, हमारा विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से
कौन सा भारत में के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार ही होगा इसका भी। ये है विरोध का अधिकार। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो ये समान आवास का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार, धर्मपालन और स्वतंत्रता ये करता है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार 25 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 को प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ये सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के क में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है। यह तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल है। निम्नलिखित किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके वाक्य स्वतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इनमें से तीनों सही है। बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य AIR 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य करना वाक्य स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ऐसा कानून है, भाषण एवं व्यक्ति के अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है और अल्पसंख्यकों का अधिकार यह भी सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। बाकी कानून के समझ समानता सबके लिए है और जीवन और स्वतंत्रता की संरक्षण सबके लिए है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों का तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपबद्ध है, जो इस प्रकार है। विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। यह अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो ये विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों के सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए।
तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समझ समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस चीज का? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(6) का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो वो यह संप्रदाय सामुदायिक विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का संचालन कर सकता है, और यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 में से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय को 2 सदस्यों का किया जा सकता था। यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से निष्प्रभावी हो गया है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित कब किया था? तो ये 1976 में किया था। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन आदेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया तथा इसी तिथि से प्रभावी हुआ है। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की स्थापना भी करना है। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो ये भारत के संविधान के द्वारा भी किया गया। आर्टिकल 24 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय के उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। खालिस्तान के कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के है। तो नैतिकता के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के है। अर्नेस्ट वाकर का कथन है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधी है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधी है। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के 2 चरण हैं। मानव व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि
लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्व है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे अच्छे कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत में के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के सह संबंधी है। हमारे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं। अधिकार में विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। संविधान राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये सही है। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इसके अभाव से मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूति है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य इस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम्स बाउंड डिस्कवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया। दूसरे स्थान बिहार राज्य का है, जहां कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम अगले सेशन में देख लेंगे। तो अभी आप लोग प्लीज़ जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, अभी रेगुलर वीडियो आएगा, तो प्लीज़ सब जगह फैला दीजिए ताकि सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।